नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। शेयर बाजार में लौटी तेजी, 400 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी में भी बढ़त। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा उछाल के साथ 38,000 के ऊपर चला गया और निफ्टी में भी 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। वैश्विक बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों से घरेलू शेयर बाजार में कारोबारी रुझान तेज बना हुआ था। सुबह 9.38 बजे सेंसेक्स पिछले सत्र से 253.71 अंकों यानी 0.67% की तेजी के साथ 37,987.79 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी बीते सत्र से 65.05 अंकों यानी 0.58% की तेजी के साथ 11,218.70 पर बना हुआ था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 390.86 अंकों की तेजी के साथ 38,124.94 पर खुला और 38,140.07 तक उछला, जबकि आरंभिक कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 37,904.26 रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 105.10 अंकों की बढ़त के साथ 11,258.75 पर खुला और 11,259.55 तक चढ़ा, जबकि शुरुआती कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,200.75 रहा। बाजार के जानकार बताते हैं कि बीते सत्र में अमेरिकी बाजार में आई तेजी से घरेलू शेयर बाजार को सपोर्ट मिला है। WHO की ओर से एक बड़ा अपडेट। WHO ने किया खुलासा, किस देश को मिलेगी कितनी कोरोना वैक्सीन और कब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस वैक्सीन वितरित करने की योजना की घोषणा की है। WHO द्वारा विभिन्न देशों को समय पर टीकाकरण प्रदान करने के लिए कोवाक्स को लॉन्च किया गया है। टीका केवल कोवाक्स के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अब तक दुनिया के 150 देश कोवाक्स एलायंस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि WHO अन्य अमीर देशों से भी कोवैक्स में शामिल होने की अपील कर रहा है। कोवाक्स एलायंस का गठन टीका खोज, उत्पादन और वितरण के उद्देश्य से किया गया था। इसके तहत अमीर और गरीब देश एक साथ धन जुटाएंगे और टीके खरीदेंगे। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी टीके जमा न हो और इसमें शामिल सभी देशों के लोगों को पहले टीका लगाया जाए। 64 अमीर देश कोवाक्स का हिस्सा बन गए। अब तक 64 अमीर देश कोवाक्स में शामिल हो चुके हैं। अमेरिका ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। चीन और रूस अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इसका हिस्सा बन गए हैं। WHO को उम्मीद है कि अगले 24 दिनों में 24 अन्य अमीर देश शामिल होंगे। साथ ही भारत उन देशों में भी शामिल है जो WHO की कोवाक्स एडवांस्ड मार्केट कमिटमेंट द्वारा समर्थित हैं। देश को जनसंख्या के 3% मिलेगी खुराक। जैसे ही सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होगी, वैक्सीन सभी देशों में कोवाक्स के माध्यम से उपलब्ध होगी। WHO ने इसके लिए 2 चरण की योजना विकसित की है। पहले चरण में प्रत्येक सदस्य देश को उसकी आबादी के 3% के लिए टीका लगाया जाएगा, जो भविष्य में बढ़कर 20% हो जाएगा। बैंकों में हो रहे फ्रॉड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। बैंक फ्रॉड, उद्योगपति भी हुए धोखाधड़ी के शिकार, बैंक खाते से निकाले गए 90,000 रुपए। आम आदमी के बैंक खातों से फ्रॉड के मामले लगातार सुनने को मिलते रहे हैं। हाल ही में एक RTI के मुताबिक इस साल अप्रैल, मई और जून में सरकारी बैंकों से 19,964 करोड़ रुपए के फ्रॉड होने का खुलासा हुआ। लेकिन देश के उद्योगपति के साथ बैंक फ्रॉड हो तो सोचने को मजबूर होना पड़ता है। खबर है कि उद्योगपति पालोनजी शाहपुरजी मिस्त्री की 62 साल की बेटी के अकाउंट से किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी फ्रॉड के जरिए 90,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में दक्षिण मुंबई के कोलाबा पुलिस थाने में साइबर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि घटना जुलाई में सामने आई, जब मिस्त्री की कंपनियों के डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंट जयेश मचेंट को बैंक खाते से रकम निकाले जाने का संदेश फोन पर मिला। मिस्त्री ने 2018 में अपनी कंपनी के निदेशक फिरोज भटेना को उनके खाते में वित्तीय लेनदेन की देखरेख करने के लिए अधिकृत किया था। भटेना ने यह काम मचेंट को सौंप दिया। बैंक से लेनदेन पर अलर्ट भेजने के लिए भटेना का नंबर दिया गया। यह खाता लैला रुस्तम जहांगीर का है। वह मिस्त्री की 2 बेटियों में से एक है। लैला दुबई में रहती हैं और उन्होंने अपने नाम के खाते को चलाने का जिम्मा अपने पिता को दिया है। अधिकारी ने कहा कि बैंक खाता काफी पुराना है और आमतौर पर लेनदेन चेक से ही होता है। लेकिन 90,000 रुपए की निकासी का संदेश मिलने के बाद मचेंट ने बैंक से इसकी जानकारी ली। यह निकासी कई किस्तों में डेबिट कार्ड से की गई। इस संबंध में मचेंट की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 66C, पहचान चोरी करना, और धारा 66D, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी और के नाम से धोखाधड़ी करना के तहत कोलाबा थाने में मामला दर्ज किया गया है।
इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस जांच में खुलासा, ताहिर, इशरत, खालिद, हैदर को विदेश से मिला मोटा फंड। दिल्ली दंगा मामले में अदालत में पेश आरोप पत्र के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 1 दिसंबर 2019 से 26 फरवरी 2020 के दौरान आरोपी इशरत जहां, खालिद सैफी, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान और मीरन हैदर को विदेश से बैंक खातों और नकदी के माध्यम से कुल 1,61,33,703 रुपए मिले थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि दिल्ली दंगों के एक आरोपी ने मलेशिया में जाकर जाकिर नाइक से मुलाकात भी की थी। दिल्ली दंगों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। ज्ञात हो कि स्पेशल सेल ने दंगों के एक मास्टरमाइंड खालिद सैफी को बीते महीने गिरफ्तार किया था और उसका पासपोर्ट भी बरामद किया था। तफ्तीश में उसी पासपोर्ट की डिटेल्स से पता चला कि खालिद ने भारत से फरार जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। खालिद सैफी ने दंगों के पहले शाहीनबाग में ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद के साथ मीटिंग की थी, जिसमें दंगों की योजना बनाई गई। तफ्तीश में यह बात सामने आई कि दंगों के लिए फंडिंग की गई थी। स्पेशल सेल के मुताबिक प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने वाली और दंगों के आरोप में गिरफ्तार इशरत जहां को भी फंड मिला था। ये फंड गाजियाबाद और महाराष्ट्र के उसके कुछ रिश्तेदारों से मिला था। फंड जिन्होंने दिया उनसे पूछताछ की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी पूछताछ नहीं हुई है। स्पेशल सेल को जांच में पता चला कि खालिद सैफी को दंगों के लिए सिंगापुर से पैसे भेजे गए थे जो खालिद के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। बता दें कि खालिद मेरठ के रहने वाले अपने पार्टनर के साथ एनजीओ चलाता है। तफ्तीश के मुताबिक खालिद सैफी ने फंड जुटाने के लिए कई देशों का दौरा किया था और जाकिर नाइक से भी मिला था। इशरत जहां और खालिद सैफी को सिंगापुर और सऊदी अरब से मिले पैसों की जांच की जा रही है। रिया को लेकर एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर। रिया को राहत नहीं, रिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। मुंबई में तेज बारिश की वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट में छुट्टी हुई। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। सुनवाई के लिए आज का दिन तय हुआ था, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि मुंबई में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया है। ऐसे में हाई कोर्ट में छुट्टी कर दी गई है। रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बताया कि अब कल सुनवाई होगी। 16 दिन से जेल में बंद रिया की जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस ने 2 बार खारिज कर दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया था। रिया की ज्यूडिशियल कस्टडी 6 अक्टूबर तक। रिया पर आरोप है कि वे ड्रग्स पैडलर्स के कांटेक्ट में थी, सुशांत के लिए ड्रग्स भी अरेंज करती थी। भायखला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को रिया की पेशी हुई थी। स्पेशल कोर्ट ने उनकी ज्यूडिशियल कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी। ऐसे में अब रिया को हाई कोर्ट से उम्मीद है। रिया के साथ उनके भाई शोविक्की ने भी हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। दीपिका पादुकोण को इसी हफ्ते समन भेज सकता है एनसीबी। सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा भी शामिल हैं। एनसीबी के समन पर मंगलवार को पेश हुए टैलेंट कंपनी क्वान के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर, टैलेंट मैनेजर जया साहा और सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान बॉलीवुड की 15 हस्तियों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। एनसीबी दीपिका से पूछताछ के लिए इसी हफ्ते समन भेज सकता है। मुंबई में भारी बारिश। मुंबई में आफत की बारिश, सरकारी व निजी संस्थानों में छुट्टी, लोगों को घरों में रहने को कहा। महाराष्ट्र में मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसने न सिर्फ मायानगरी की रफ्तार रोक दी है, बल्कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। मुंबई में 24 घंटे की मूसलाधार बारिश टोरेंशियल रेन ने पिछले 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए बीएमसी ने सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों में आज छुट्टी की घोषणा कर दी है। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाओं इमरजेंसी सर्विसेज को ही अनुमति होगी। वहीं नगर निगम के आयुक्त ने लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने को कहा है। सयान और गोरेगांव में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। शहर में हालत ऐसी हो गई कि कई जगहों पर पुलिस ने बारिश में फंसे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। मुंबई में हुई इस भारी बारिश का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। मुंबई में बारिश के बीच लोकल ट्रेनों के संचालन को कैंसिल कर दिया गया है। पश्चिमी रेलवे के अनुसार चर्चगेट से अंधेरी के लिए चलने वाली लोकल ट्रेन को बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा विरार से अंधेरी तक लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार को भी मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। विभाग ने बादल छाए रहने और भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई से सटे ठाणे के कलवा इलाके से ज्योत्सना वॉकिंग सर्किल कुर्ला के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट झावेरी बाजार में सोने की दुकानों में भी पानी घुस गया। इसके साथ ही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका जलभराव का शिकार हो गया है। सेंट्रल रेलवे ने बताया है कि जलभराव के कारण कई ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके रूट में बदलाव किया गया है।
मुंबई भुवनेश्वर स्पेशल को 10 बजे रात को पुनर्निर्धारित किया गया है। ठाणे स्टेशन पर आने वाली भुवनेश्वर मुंबई स्पेशल, हावड़ा मुंबई स्पेशल, हैदराबाद मुंबई स्पेशल और कल्याण स्टेशन पर गडग मुंबई को छोटी अवधि के लिए रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट। दिल्ली पुलिस ने मांगी मदद, राजीव शर्मा से बरामद दस्तावेजों की जांच करेंगे रक्षा मंत्रालय और ईडी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा के पास से बरामद संवेदनशील दस्तावेजों की जांच रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी की मदद से की जाएगी। वहीं शेल कंपनियों और हवाला के जरिए उसके पास आए रकम की जांच में प्रवर्तन निदेशालय एच से मदद ली जाएगी। बता दें कि पत्रकार राजीव शर्मा की गिरफ्तारी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई है। स्पेशल सेल की नजर गिरफ्तार आरोपियों के आर्थिक लेन देन पर। जांच के लिए स्पेशल सेल ने रक्षा मंत्रालय और ईडी को चिट्ठी भी लिखी है। इससे पता लगाया जाएगा आखिरकार रक्षा से जुड़े कौन कौन से अति महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजे गए हैं और जासूसी के इस पूरे नेटवर्क में शेल कंपनी के अलावा हवाला से जुड़े कौन लोग शामिल हैं। स्पेशल सेल की नजर गिरफ्तार आरोपियों के आर्थिक लेन देन पर भी बनी हुई है। पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को लिखा कि शर्मा से जुड़ी 2 शेल कंपनियों के अवैध धन के लेन देन के अलावा अन्य संदिग्ध कंपनियों के साथ भी इस नेटवर्क की भूमिका की जांच करे। दरअसल स्पेशल सेल को शक है कि गिरफ्तार चीनी महिला और नेपाली पुरुष इन 2 कंपनियों के अलावा भी कुछ अन्य कंपनियों से जुड़े हो सकते हैं। भारतीय रक्षा तैयारियों से जुड़े दस्तावेज हुए थे बरामद। चीनी नागरिक लुओ सेंग और चीनी मूल की महिला किंग शी पर स्पेशल सेल की नजर बनी हुई है। जांच एजेंसियों को शक है कि शी और पेंग के बीच भी रुपयों का लेन देन हुआ। बता दें कि सर्च वारंट के बाद जब आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा के घर की तलाशी ली गई तो वहां से भारत चीन बॉर्डर पर भारतीय रक्षा तैयारियों से जुड़े 15 पेज के 2 सेट दस्तावेज बरामद किए गए। इसमें सेना की तैयारियों, सैन्य बल की तैनाती, हथियारों को लेकर रणनीति और सीमा पर चीन के खिलाफ बनाई जा रही रणनीति से जुड़े कुछ दस्तावेज शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।